जय हिंद साथियों, सीखो जीके में आपका स्वागत है। आज हम लोग फिर आ गए हैं लेकर के सेट बिहार दरोगा का एसआई के लिए सेट 4। चलिए तो प्रारंभ करते हैं हम लोग। पहला सवाल है कि गुर्जरा लघु शिलालेख जिसमें अशोक का नामों का उल्लेख किया गया है कहाँ स्थित है? तो ध्यान दीजिएगा, ये ऑप्शन में देखिए मिर्जापुर, दतिया जिला मध्य प्रदेश, राजस्थान, जयपुर बिहार, चंपारण। तो ये आपका मध्य प्रदेश का दतिया जिला में है, ठीक है ना। गुर्जरा लघुलेख ये एकमात्र ऐसा लघुलेख है, ठीक है, जिस पर सम्राट अशोक का नाम उल्लिखित किया गया है। यह ब्राह्मणी लिपि में है, ठीक है ना। भाषा पाली या प्राकृत कह सकते हैं उसको, ठीक है ना। तो इस तरह से अगर कहा जाए तो सम्राट अशोक के शिलालेखों में मुख्य तौर पर तो ब्राह्मणी लिपि का ही प्रयोग है। लेकिन जैसे अगर बात करें हम पाकिस्तान, अफगानिस्तान में जो आपका शिलालेख मिला है वहाँ पर अलग में है। जैसे आपका बात करें शहनाजगढ़ी पाकिस्तान में, मनसेहरा पाकिस्तान में अभिलेख है, वो किस लिपि में है? वो खरोष्ठी में है। किस में है वो? खरोष्ठी में है। और उसके बाद आपका जो तक्षशिला वाला लिपि है, ठीक है ना, वो अरमाइक ग्रीक भाषा में है, ठीक ना, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है निम्न में से सही युग्म का चुनाव करें, ठीक है ना। तो खजुराहो, चंदेल, भाई तो पहला ही सही हो गया। खजुराहो जो है वो कौन बनवाया? चंदेल वंश, नागर शैली में बना हुआ है। ये मध्य प्रदेश में, ये जो छतरपुर जिला है वहीं स्थित है, ठीक ना। लिख दे रहे हैं यहाँ एमपी में है, ठीक ना, एमपी में है, ठीक। चलिए तो बाकी को है उसको मिला लेते हैं। जैसे है आपका एलोरा की गुफाएं। एलोरा की गुफाएं कहाँ है? महाराष्ट्र, औरंगाबाद। लेकिन अब औरंगाबाद का नाम बदल कर दिया गया है छत्रपति संभाजी नगर, ठीक ना। ये राष्ट्रकूट वंश का है, एलोरा की गुफाएं राष्ट्रकूट वंश का, ठीक ना। उसके बाद देखिए महाबलीपुरम, तमिलनाडु, ये पल्लव राजा का है, ठीक ना। महाबलीपुरम जो है ये आपका किसका है? तो पल्लव राज द्वारा किया गया है। तो बच गया आपका मीनाक्षी, ठीक है ना। तो शक, लेकिन मीनाक्षी मंदिर जो है वो शक नहीं है, पांडे राजा, ये द्रविड़ शैली का है, ध्यान दीजिएगा। खजुराहो किस शैली का है? नागर शैली का। और मीनाक्षी मंदिर द्रविड़ शैली का एक अनूठा प्रदर्शन करता हुआ, ठीक ना। तो ध्यान दीजिएगा, ये आपका जो है मीनाक्षी मंदिर पांडे राजा का है, पांडे राजा, ठीक है ना, राज का द्रविड़ शैली में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है निम्न में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी शवाधान से प्राप्त हुआ है? बुर्ज होम, आंसर मारिए आंख मूंद के, बुर्ज होम। ये वही स्थल है जहां मानव कंकाल के साथ साथ कुत्ते का कंकाल, यानी उस समय के लोग का इसे आंकड़ा लगाया जा रहा है कि कुत्तों के साथ अच्छा व्यवहार करता था लोग, कुत्ता का बहुत वफादार होता था, ठीक है ना। बुर्ज होम कहाँ पर है? तो ध्यान रखिएगा, बुर्ज होम कहाँ है? कश्मीर में है। कहाँ पर है? बुर्ज होम कश्मीर में है, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अशोक के निम्न अभिलेखों में से पूर्ण रूपेण धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित कौन सा अभिलेख है? तो ये अभिलेख जो है इनका टोटल ऐसे देखा जाए तो ये आपका 12वां हो जाएगा। शिलालेख जो है वो शिलालेख 12, टोटल 14 में से ये 12वां है, ठीक ना। और सबसे बड़ा जो कहा जाएगा तो वो शिलालेख 13वां है, जिसमें कलिंग का जो वर्णन है, कलिंग के युद्ध का, ठीक ना। ये 12वां हो जाएगा जहां पर सहिष्णुता के बारे में उन्होंने बताया है, ठीक है, याद रखिएगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। देखिए भारतीय उपमहाद्वीप का बात कर रहा है, ठीक ना।
तो एक तरह से कहा जाए तो आपका अब तो पाकिस्तान में होगा, क्योंकि मेहरगढ़ पाकिस्तान में चला गया है ना। तो ध्यान दीजिएगा, ये मेहरगढ़ में मिलता है कृषि का पर, जहाँ पर क्या क्या अपना उपजाया जाता था, जौ, गेहूं इत्यादि, ठीक ना, ये मिले हैं। और वहीं अगर देखा जाए कि उत्तर प्रदेश का लहुरा देव में चावल का साक्ष्य मिला है, ठीक ना, यहाँ पर चावल का साक्ष्य मिला है, ठीक है, याद रखिएगा। कहाँ है लहुरा देव? यूपी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसने सैंड्रोकुट्स, चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है? देखिए, एक यूनानी लेखक थे जस्टिन, ठीक है ना। जस्टिन ने ही बताया था कि सिकंदर महान के जो दरबार था उसमें चंद्रगुप्त मौर्य गए थे, और इसी ने चंद्रगुप्त मौर्य का नाम जो है वो सैंड्रोकुट्स दिया था, ठीक ना, याद रखिएगा ये। चलिए, दौरा किया था, उसके यहाँ गए नहीं थे, दौरा किया था। नहीं होता है कि गुप्त तरीके से जाकर के भेष बदल के जाकर देख किया कि दुश्मन की सेना का क्या स्थिति है, कितना संख्या है, किस तरह का तकनीक रखता है, ये सब जानकारी लेना, ठीक है ना। चलिए आगे। दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर सानी का उपाधि धारण किया? तो ये तो अपने आप को दूसरा सिकंदर, सिकंदर सानी का मतलब दूसरा सिकंदर, अलाउद्दीन खिलजी, खिलजी वंश का सबसे ज्यादा प्रभावी राजा, ठीक है ना, सुल्तान द्वितीय सिकंदर अपने आप को कहता था, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे शेख उल हिंद की पदवी दी गई है? तो ध्यान दीजिएगा, शेख उल हिंद की जो पदवी है, ठीक ना, वो तो आपका सलीम चिश्ती को दिया गया था, ठीक है ना। शेख, ये सूफी संत थे सलीम चिश्ती, ठीक ना। ये अकबर के समकालीन थे, याद रखिए, फतेहपुर सीकरी में रहते थे, अकबर के समकालीन थे, ठीक ना, ये सूफी संत थे। अगर राष्ट्रीय आंदोलन के समय अगर क्वेश्चन आ जाए यहीं शेख उल हिंद, तो मौलाना महमूद हसन को बोला जाता है, महमूद हसन, याद रखिएगा खाली महमूद हसन से, महमूद हसन, ये राष्ट्रीय आंदोलन के समय, ठीक ना, हसन देव जो देवबंदी हैं उनका, महमूद हसन को भी शेख उल हिंद कहा जाता था। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर डी हो जाएगा, शेख सलीम चिश्ती, ठीक ना, अकबर का समकालीन। आगे, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? ठीक ना, तो सबसे पहला है काकतीय, देवगिरी नहीं, होयसल द्वार समुद्र, तो होयसल तो भाई ये है द्वार समुद्र कर्नाटक, ठीक है ना, तो ये आपका सही हो जाएगा बी, ठीक है। तो चलिए उसका हम बाकी बता देते हैं आपको। जो देवगिरी है ये यादव राज का था, ठीक है ना, दौलताबाद संभाजी नगर अब, ठीक ना। उसके बाद जो है आपके काकतीय जो है ये आपके वारंगल से संबंधित हैं, काकतीय वारंगल से संबंधित है। अब बच गए पांड्य, तो मंदुरई, मीनाक्षी मंदिर अभी चर्चा किए हैं, ठीक है ना, मंदिरों का शहर मदुरई। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने टंका नामक चांदी का, अच्छा जो टंका चांदी बनाया था वो ही तांबा का जीतल भी लाया है ना। चलिए तो इल्तुतमिश को मारिए, आंसर सी, ठीक है ना, जिसके वो जीतल पे क्या होता था, बैल और शिवलिंग भी अंकित होता था, ठीक ना। चलिए आगे, निम्नलिखित नामों में से उसे चिन्हित कीजिए जो हुमायूं के भाइयों में से किसी का नाम नहीं था, ठीक है ना। तो हुमायूं का नाम जो, हुमायूं 4 भाई था, ठीक है, तो कमरान था, अस्करी था, अस्करी कहाँ गया, और हिंदाल था, यानी उस्मान नहीं था, ठीक है ना, तो यही आंसर हो जाएगा बी, ठीक ना। नहीं पूछा है, देखिए यहाँ लिखा है ना नहीं, तो उस्मान नहीं था, यानी कि बाबर के 4 बेटा हुमायूं, कमरान, अस्करी और हिंदाल मिर्जा, ठीक ना, याद रखिएगा। ये सभी बाबर के पुत्र थे, बाबरनामा से ये
मतलब कहा जाता है मुगल में जो अपने से खुद लिखा है अपना आत्मकथा बाबरनामा, ठीक है ना। 3 रानी 4 मतलब पुत्र लगभग, जैसे वो राजा दशरथ रामायण में 3 रानी 4 पुत्र। चलिए आगे, कॉपी किया मतलब एक तरह से कहिए तो कॉपी होगा। मुगलों एवं मेवाड़ के राणा के मध्य चित्तौड़ की संधि किस शासक के शासनकाल में हस्ताक्षरित हुआ था? ध्यान दीजिएगा, ये कहाँ गए भाई? जहांगीर साहब, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। जहांगीर के ही शासनकाल में जो है वो क्या हुआ था, ये चित्तौड़ का संधि किया गया था, ठीक ना। अकबर का जो पूर्ववर्ती शासक कहलाएगा एक तरह से कहा जाए, ठीक ना, कि मतलब क्या इसका सीन है, थोड़ा सा अलग तौर पे हम लोग देख लेंगे, ठीक ना। ये कब हुआ था तो बताएगा कोई? 1615 में। चलिए आगे, अकबर के पूर्ववर्ती, देखिए अभी आएंगे, किस मध्यकालीन शासक का उल्लेख कश्मीर के अकबर के रूप में किया गया है? ठीक है ना, तो इसमें हो जाएगा जैनुल आबिदीन सी, ठीक ना। ये अकबर के पूर्ववर्ती के तौर पर कश्मीर यानी सुल्तान, ये नाम था सुल्तान जैन उल आबिदीन, सुल्तान सिकंदर शाह का बेटा था। वहीं सिकंदर शाह को भी मोहम्मद गजनवी की तरह मूर्ति भंजक या बुत शिकन कहा जाता है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट, हक के सर्व अथवा सिंचाई पर कर लगाने वाला, यानी सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान, ठीक है, फिरोज शाह तुगलक। याद रखिएगा, फिरोज शाह तुगलक, जिसमें 1/10 उपज का देना होता था, उपज का 1/10, ठीक ना। चलिए आगे, दिल्ली के किस सुल्तान ने एक पृथक कृषि विभाग की स्थापना की थी और फसल चक्र का योजना बनाया था? देखिए अभी आया तो ये तुगलक के होगा, ठीक है ना। तो मारिए तुगलक वाला कौन सा है भाई? मोहम्मद बिन तुगलक, ये हो जाएंगे, ठीक ना। मोहम्मद बिन तुगलक जो है, देखिए दिल्ली, अगर मध्यकालीन दिल्ली सल्तनत की बात किया जाएगा ना तो 5 वंश राज किया है ना। जैसे पहला हम लोग कहते हैं कि गुलाम वंश। चलिए तो दूसरा बता दीजिएगा, हैं? खिलजी वंश, खिलजी। तीसरा बताइए, तीसरा क्या हो जाएगा? वही तुगलक। और चौथा सैयद, और पांचवा जिसको बाबर ने हरा दिया, लोधी वंश, ठीक है, याद रखिएगा। सबसे अगर बात किया जाए, छोटा तो खिलजी वंश था 1290 से 1320, ठीक ना। चलिए याद रखिएगा, गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी, ठीक, कभी बाद में बता देंगे। चलिए आगे, 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कब हुआ था? देखिए 1907 यानी कि मुस्लिम लीग 1906 में दिसंबर में बनता है, 1906 के दिसंबर में, और पहला जो है कराची में होता है, ठीक ना, कराची में अधिवेशन होता है, ठीक। अगर स्थापना का है मुस्लिम लीग का तो ये ढाका में होता है, ध्यान दीजिएगा, 1906 में, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया था? ठीक है ना, तो असहयोग आंदोलन 1920, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद, ठीक ना। ये कब हुआ था कोई बताएगा? 1 अगस्त को, 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन, गांधी जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन कांग्रेस रेडियो पर भारत छोड़ो आंदोलन की अवधि में नियमित रूप से कार्यक्रम प्रसारित करता था? देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें एक बहुत बड़े विचारक जो थे, बाद में तो कांग्रेस रेडियो पर बैन कर दिया अंग्रेज, राम मनोहर लोहिया, ठीक है ना। ये कार्यक्रम का रेगुलर प्रसारित करता ताकि आंदोलन कहाँ तक पहुंचा, क्या क्या हुआ, ये लोगों को मिलते रहे, ठीक है ना। जो बाद में गुप्त रेडियो के तौर पर शुरुआत किया गया था उषा मेहता द्वारा,
उषा मेहता द्वारा शुरुआत किया गया था, ठीक ना, गुप्त रेडियो, ताकि वो खबर प्रसारित होता रहे, ठीक, ध्यान रखिएगा 1942 में, ठीक है, उषा मेहता शुरू किया, राम मनोहर लोहिया उस पर बार बार अपना ये देते गए। चलिए आगे, ऐसे ही हम लोग को आज़ादी नहीं मिला है, बहुत संघर्ष करना पड़ा है, तरह तरह के हम लोग को हथकंडा अपनाना पड़ा है। चलिए देखते हैं अगला, निम्नलिखित में से किन समाचार पत्रों ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के काल में क्रांतिकारी आतंकवाद की वकालत की? देखिए वहां पर इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या था कि रेडियो पर प्रचार प्रसार किया जाता है, यानी अहिंसक तौर पर। अब देखिए क्रांतिकारी आतंकवाद के तौर पर, ये आतंकवाद वो सब कह सकता है, हम लोग तो कहेंगे नहीं, हम लोग तो क्रांतिकारी था, ये गर्म खून वाला पार्टी लोग, है ना। ये एक्चुअल में संध्या जो ये आपका उपाध्याय जी शुरू किए थे, ठीक है ना, युगांतर बरिंदर घोष शुरू किए थे 1906 में, ये बार बार पूछता है युगांतर के बारे में, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद आपका काल, काल कौन शुरू किया था? शिवमंगल महादेव पूना से, ठीक ना। ये तीनों जो था वो आपका ये हो जाएगा तीनों, ठीक है ना, ऑल थ्री ऑप्शन मार दीजिएगा, ठीक है ना, 1 2 3 सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान आंदोलन जो भारत में लोकप्रिय हुआ, भैया जो लोकप्रिय हुआ प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, वो हमारा क्या था? होम रूल आंदोलन। ये कहाँ से प्रेरित था? आयरलैंड से। कहाँ से? आयरलैंड से होम रूल जो था वो प्रेरित था, जिसको शुरुआत कौन किए? बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने 1916 में, ठीक ना, याद रखिएगा। आयरलैंड से ये प्रेरित था, एनी बेसेंट मद्रास से और बाल गंगाधर तिलक पूना से, ठीक ना, जिसमें स्वशासन की मांग की गई थी। होम रूल नाम से ही देखिए समझ में जाएगा, होम रूल स्वशासन का, घर का नियम, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित घटनाओं को कलानुक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। चलिए इसको एक एक करके ना हमको बताना है, सजाना है कि कौन सा होगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखा जाए तो पहले एक एक करके ना बगल में ईयर लिख देता, ताकि आपके समझने में चलेगा। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919, ठीक है ना। उसके बाद चौरी चौरा कांड, चौरी चौरा कांड कब हुआ था? वही ठाकुर रोशन सिंह, ठीक ना, 1922 में, 1922 में। उसके बाद चंपारण आंदोलन 1917, ठीक है। अच्छा उसके बाद मोपला विद्रोह कब हुआ था? 1921 में। तो अब सजाइए, पहला कौन है? 1917 चंपारण आंदोलन। 3 से कौन शुरुआत है? 3 से, तो ये दोनों को हटाइए, नहीं होगा, इसी दो में से एक। 3 के बाद 1 तक तो ठीक है। चलिए उसके बाद देखा जाए 1719, 1719, 1721, 3 1 4, 3 1 4, सी ऑप्शन, ठीक है ना। चलिए आगे, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर का चयन कीजिए। अब देखिए अबुल कलाम आजाद क्या शुरू किए थे? ऑल हिलाल, ठीक है। उसके बाद फिरोज शाह मेहता, ठीक है ना, क्या शुरू किए थे? बॉम्बे क्रॉनिकल, ठीक। अब देखिए एनी बेसेंट न्यू इंडिया और महात्मा गांधी यंग इंडिया। तो हो गया आपका A221, A221, ए वाला ऑप्शन मारिए, ठीक है ना, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लगातार 6 वर्षों तक अध्यक्ष रहे? ठीक है ना, 6 वर्षों तक। तो ध्यान दीजिएगा 40 से 46 अब्दुल कलाम आजाद, 1940 से 46 लगातार 6 वर्षों तक अब्दुल कलाम आजाद ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को संभाले। अगर आज़ादी के बाद कांग्रेस का सबसे बड़ा लंबा कार्यकाल सोनिया गांधी का 98 से 2017, ठीक है ना। फिर बाद में एक्स्ट्रा उनको मतलब आई, राहुल गांधी को जब प्रपोज किए थे कि हाँ आप बनिए, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे।
यहाँ पर सवाल है आपका कि निम्नलिखित में से किसने खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ किया। खिलाफत आंदोलन, ध्यान रहे इस बात का, कौन कौन किया? तो पहले तो भाई अली बंधु, ठीक है ना, शौकत अली और मौलाना मोहम्मद अली, ठीक है ना, 1919 में ये लोग किए थे। अब बाकी लोग का तो है नहीं, तो चलिए एक और दो वाला ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए आगे, काकोरी षड्यंत्र केस किस वर्ष हुआ था? 1925 में। आंख बंद के मारिए, काकोरी षड्यंत्र केस, ठीक है ना। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन क्या किए थे? ट्रेन में लूट लिया था लोग अंग्रेज का। चलिए आगे, 26, अंतरिम सरकार 1946 में रेल मंत्रालय कौन देख रहे थे? यानी कौन देखता था? देखता था नहीं, देखते थे होगा, ठीक है। तो देखिए नाम, पहले आंसर आपको बता दें, आसफ अली, मारिए, ठीक है ना, सी। अब देखिए बलदेव सिंह, बलदेव सिंह क्या संभाले थे भाई, कोई बताएगा? अभी राजनाथ सिंह क्या संभाल रहे हैं वर्तमान में? रक्षा विभाग, ये भी रक्षा विभाग ही थे। प्रधानमंत्री कौन थे इसमें? प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, गृह मंत्री सरदार पटेल साहब थे, ठीक है ना, वित्त मंत्री लियाकत अली खान, ठीक है। उसके बाद अगर कहा जाए तो एक बिहार से दो लोग, कौन कौन? जगजीवन राम और राजेंद्र बाबू, जो पहले राष्ट्रपति बने। राजेंद्र बाबू क्या संभाले थे? खाद्य और कृषि, और जगजीवन राम श्रम विभाग संभाले थे। चलिए आगे, वह प्रांत कौन सा था जहां 1937 ईस्वी के आम निर्वाचन के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी सरकार नहीं बनाई? तो बंगाल पंजाब हार गया था, मारिए आंसर डी, ठीक है, बाकी में तो बना ही था। ब्रिटिश भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण किसके काल में हुआ था? भाई जॉर्ज पंचम, दिल्ली दरबार 1911, और फाइनली सेटलमेंट कब हो गया? 1912 में। उस समय कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय कर दीजिए, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय होगा, ठीक है ना। और फाइनली राजधानी के रूप में कब उद्घाटन किया गया? 1931 में इरविन के द्वारा, ठीक है ना। ये प्रस्ताव किया गया था, 1911 में घोषणा हुआ, 12 से यहाँ पर कार्यक्रम प्रारंभ हुआ, तरह तरह का भवन बनाना शुरू किया गया, और 13 में 31 में एज ए राजधानी उद्घाटित हुआ। इरविन ही उद्घाटन किया था। चलिए आगे, मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? मद्रास में तो याद रखिएगा वीओ चिदम्बरम पिल्लई, ठीक है ना, तुतकोरिन से, जिसको हम लोग शॉर्ट में कहते हैं VOCP, स्वदेशी आंदोलन मद्रास, VOCP। चलिए आगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन दादा भाई नौरोजी के विषय में, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के विषय में सत्य नहीं है? तो उन्होंने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया पुस्तक लिखी, सही है, ठीक है। उन्होंने गुजराती के प्रोफेसर के रूप में यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में काम किया, और भारत में गणित और फिजिक्स के प्रोफेसर के रूप में। उन्होंने बम्बई में महिला शिक्षा नहीं, ये तो ज्योतिबा फुले ये लोग वगैरह था, यही आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। वो रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार के तौर पे चुनाव भी लड़े, पहला गैर श्वेत व्यक्ति थे जो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का स्थापना भी किए, लंदन इंडिया सोसाइटी का भी स्थापना किए। उसके बाद धन निष्कासन सिद्धांत एंड ड्रेन ऑफ वेल्थ भी यही बताए, ठीक ना। और ये क्या थे पेशे से? शुरुआती तौर पर कपास के व्यापारी थे, पारसी थे, यानी पहले पारसी अध्यक्ष। ये कुल मिलाकर के आईएनसी में 3 बार अध्यक्ष बने, मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में 1886, 1893 और 1906 में, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इनके बारे में बहुत कुछ बता दिया आपको, रिवाइज कर करके सुन लीजिएगा। निम्नलिखित में से किस एक का 1932 के पूना समझौता से सीधा संबंध था? पूना समझौता एक ऐसा समझौता जो यरवदा सेंट्रल जेल में हुआ था, यरवदा सेंट्रल जेल में, ठीक ना। किसके बीच?
गांधी जी के बीच और अंबेडकर साहब के बीच, अंबेडकर अंबेडकर साहब के बीच हुआ, ठीक ना। उसमें किसका था कि अलग से जो है वो दलित वर्गों के लिए सीट का तय मतलब आरक्षित किया जाए, ठीक ना। यहीं पर बात जाके बनी थी, ठीक। तो डी हो जाएगा आंसर दलित वर्गों के लिए। चलिए आगे। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की थी? जब वो कांग्रेस के अध्यक्ष दोबारा जब बने 1939 में, इस्तीफा दिए, उसके बाद वो फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना किए, ठीक ना। मई 1939 में, यानी 3 मई मार दीजिए ना, 3 मई 1939। 1938 और 39 में वो, 38 में तो निर्विरोध हरिपुरा अधिवेशन में चुने गए थे अध्यक्ष, लेकिन 39 में क्या हुआ था, त्रिपुरा वाला सेशन में चुने तो गए, लेकिन गांधी जी को पसंद कौन थे? पट्टाभी सीतारामैया थे गांधी जी। चलिए आगे देखिए। आगे, अस्थाई बंदोबस्त किसके शासनकाल में प्रारंभ किया गया था? अस्थाई बंदोबस्त मतलब जमींदारी प्रथा, ठीक है ना। कार्नवालिस लेकर आया था कि वो अलग अलग, मतलब नहीं होता है कि एक बड़ा सा पत्थर पर हम लोग ना चल देते हैं, लेकिन अगर एक छोटा सा अगर पत्थर का टुकड़ा अगर पैर के अंदर या जूते में चप्पल में आ जाए तो चल पाना मुश्किल होता है। इसी का फायदा उठाया गया जमींदारी प्रथा। हम ही लोग के बीच से किसी एक को पूरे जमीन का मालिक बना दिया गया और वहीं पर जबरदस्ती मेहनत करवाइए और जो जमीन होगा सो जमींदार का हो जाएगा, इस तरह से, ठीक ना। चलिए आगे। वह बंगाली नेता कौन था? वो नेता कौन था जिसने सामाजिक आर्थिक सुधार का विरोध किया था? चंद्रकांत देव थे, जो रूढ़िवादी हिंदूवादी हिंदू सभा के तौर पर वो अपने आप को प्रस्तुत करते थे, ठीक ना। ये लाए थे कि भाई धर्म सभा रखेंगे हम, ठीक ना। तो राधाकांत देव आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखिए। बरिंदर घोष किससे संबंधित थे? अनुशीलन समिति से, ए, ठीक है ना, मान दीजिएगा ए, अनुशीलन समिति से बरिंदर घोष। ये कौन सा समाचार पत्र था इनका भाई? क्रांतिकारी समाचार पत्र, बताइए। युगांतर। चलिए ठीक है, युगांतर। अगर कुछ पूछा जाए कि अनुशीलन समिति पटना में, यानी बिहार में पटना में एक शाखा खोला गया, किसके द्वारा? सचिंद्र सान्याल के द्वारा। एक बीएन कॉलेज में पढ़ने वाले थे बंकिम चंद्र मित्र, उन्हीं के को नेतृत्व सौंपा गया, स्थानीय नेतृत्व, ठीक है ना, अनुशीलन समिति का। चलिए अगला। निम्नलिखित में से किन जिलों में भारत का सबसे बड़ी अभ्रक माइका मेखला पाई जाती है? तो आपका एक एक करके देखा जाए तो हजारीबाग ठीक है, गया, मुंगेर, नवादा, सी ऑप्शन मारिए, 36 का सी, ठीक ना। अभ्रक के मामले में अगर पूछा जाए विश्व में भारत का स्थान सबसे पहला है। लगभग 60% से अधिक हम ही लोग उत्पादन करते हैं, ठीक ना, अभ्रक का। कोडरमा जाइएगा तो अभ्रक का राजधानी भी कहा जाता है। नेल्लोर आंध्र प्रदेश भी रूबी अभ्रक, सबसे बेजोड़ अभ्रक होता है, वो कहाँ मिलता है? नेल्लोर जिला, आंध्र प्रदेश में, ठीक ना। और बिहार में गया, मुंगेर, नवादा, उधर कोडरमा, हजारीबाग। चलिए अगला क्वेश्चन। साइलेंट वैली, शांत घाटी अवस्थित है केरल में, मारिए आंख मूंद के, आगे बढ़िए। बिहार में सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला प्रदेश, ध्यान दीजिए, सबसे ज्यादा जो है वो उत्तर प्रदेश है। अगर 2011 की जनगणना अनुसार बात किया जाए परसेंटेज के मामले में, तो पंजाब में 32% है सबसे ज्यादा। उत्तर प्रदेश का आबादी भी तो ज्यादा है ना, इसलिए परसेंटेज कम होगा, लेकिन संख्या यहाँ उत्तर प्रदेश में संख्या ज्यादा है और परसेंटेज पंजाब में है, ठीक ना, याद रखिएगा। अच्छा, अनुसूचित जाति है, अगर अनुसूचित जनजाति रहे तब, जनजाति रहे तब कहाँ हो जाएगा? जनजाति बताइए। अनुसूचित जनजाति मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा है, ठीक ना। उसके बाद आपका यूपी, बिहार, बंगाल, उड़ीसा। चलिए आगे। उज्जैन स्थित है, उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे, कालेश्वर महाराज, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़िए। बगलिहार परियोजना, बगलिहार डैम, बगलिहार परियोजना कहाँ पर? चेनाब नदी, ठीक है ना। यही चेनाब नदी जो हिमाचल प्रदेश कहाँ से निकलती है?
स्पीति से, ठीक है, लाहौल स्पीति में जहां पर चंद्रा और भागा नदी आकर मिलती है, वहीं से चेनाब नदी शुरू होता है, संगम से शुरू होता है, ठीक ना। अब बाद में जाके पाकिस्तान में किसमें मिल जाती है, सिंधु नदी में, और चेनाब में कौन आके मिलता है, रावी और सतलज नदी, ठीक है ना, याद रखिएगा इस चीज को। चलिए आगे अगला, अगला है निम्नलिखित में से कौन दक्षिण में अटलांटिक महासागर की शीतल धारा है। शीतल धारा पूछेगा तो बेंगुएला धारा, और गर्म पूछता तब ब्राजील, तो आंसर बी हो जाएगा, ठीक है ना। ब्राजील धारा जो है वो गर्म जल धारा है अटलांटिक का। चलिए आगे बढ़िए। गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है, अच्छा, को चिन्हित कीजिए। भाई जो लखनऊ के किनारे जौनपुर शहर जहाँ पर है, गोमती नदी के किनारे, ठीक ना, ये उत्तर प्रदेश के बघेलखंड इलाका से निकलती है, ठीक ना, और बनारस के पास गंगा में आके मिल जाती है, ठीक है। तो यही एक है जो जिसका उद्गम स्थल कहाँ से है, मैदानी भाग से है। चलिए आगे बढ़ा जाए। किसके उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान है। भाई अगर एक दिएगा तो पता नहीं चलेगा, इतना चीज में उत्तर प्रदेश आगे है ना। जैसे चावल, चावल में नहीं है, चावल वाला ऑप्शन नहीं रहेगा, दाल वाला ऑप्शन नहीं रहेगा, गेहूं और गन्ना, गेहूं, गन्ना, आलू, दूध, आम, अमरूद, मशरूम, मटर, शहद, इस सब में उत्तर प्रदेश भारत में प्रथम स्थान रखता है। चलिए आगे बढ़िए। चिल्का झील कहाँ है। ए भाई चिल्का झील भारत का सबसे बड़ा खारे पानी का झील उड़ीसा, ठीक है। अच्छा भारत में पूछा जाए मीठे जल का सबसे बड़ा झील कहाँ है, वुलर झील, जो सबसे गहरा भी है, ठीक ना, याद रखिएगा। नहीं, सबसे गहरा के तौर पर तो वुलर से भी ज़्यादा गहरा मानसबल झील है, ठीक है ना, वो भी जम्मू कश्मीर में ही है। जैसे आपका वुलर झील मीठा पानी का सबसे बड़ा है, तो वो भी जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ड्रेकेंसबर्ग पर्वत, अच्छा दक्षिण अफ्रीका वाला। चलिए 45 का सी, इसमें कुछ खास नहीं है। आगे बढ़िए, सीधा रटने वाला क्वेश्चन है, देखिए मारिए। जैसे विश्व किस भाग में क्षेत्र में आप बुशमैन से, ये भी दक्षिण अफ्रीका, ठीक है ना, लेकिन कलहारी रेगिस्तान के आसपास क्षेत्र हो जाएगा। 46 का डी। ये जानते हैं बुशमैन जो है, ये सुनो लोग, मतलब सबसे पुराना जीवित जो सभ्यता है, संस्कृति है, उसमें से एक है ये लोग, ठीक ना। नामीबिया, बोत्सवाना, ये सब में भी बुशमैन यानी सैन लोग जिसको कहते हैं हम लोग, है लोग। मुख्य तौर पर कलहारी रेगिस्तान जो है ना, उसके आसपास के क्षेत्र में ज्यादा है लोग। चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी, देखिए चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी, तो चंद्रमा तो अंडाकार है, ठीक ना, तो अंडाकार होने के कारण कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम, तो औसत दूरी लिखता तो और ज्यादा फ्रेश होता, 384,000 किलोमीटर। ध्यान दीजिएगा चंद्रमा जो है हर एक साल यानी प्रत्येक साल 1.5 इंच पृथ्वी से क्या हो रहा है, दूर जा रहा है। ये खतरा की घड़ी है, 1.5 इंच दूर जा रहा है, ठीक है। अच्छा 1.5 इंच को आप लोग जरा सा सेंटीमीटर में बदल के बताइएगा, ठीक है ना। 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। 1.5 इंच का वैल्यू कितना होगा। चलिए आगे। जापान विश्व के अग्रणी औद्योगिक देशों में से एक है क्योंकि उसके पास प्रचुर मात्रा में खनिज भंडार है, नहीं, उसके पास प्रचुर मात्रा में जैव ऊर्जा है, नहीं, औद्योगिक क्रांति नहीं, यानी डी ऑप्शन। उसके पास उच्च तकनीक क्षमता है। मालूम है जापान में, अगर आप जापान जा रहे हैं घूमने, वहाँ का अगर कोई चीज़ खरीद रहे हैं और आप कह दीजिए कि हाँ ये ठीक नहीं है, तो वहाँ का अगर जिस गाड़ी से जाइए अगर ड्राइवर या वहाँ का लोग सुन लेगा तो समझेगा ना हमारे देश का आकर के ये शिकायत कर रहा है, ठीक ना, तो उसको दिल पर लेता है। वहाँ बड़ा देशभक्ति है लोगों के बीच में, ठीक ना, याद रखिएगा इस बात को। जापान में उच्च शिक्षा है, तकनीकी क्षमता है, प्लस वहाँ का जो है ना वो रिसर्च और डेवलपमेंट R&D बहुत है,
क्वालिटी कंट्रोल पर विशेष ध्यान रहता है तथा गवर्नमेंट पॉलिसी तगड़ा होता है, इसीलिए वो आगे है। एक छोटा सा देश अगर जनसंख्या में देखा जाए तो बिहार से भी कम है, लेकिन है बहुत शक्तिशाली। क्यों? क्योंकि उसके बाद तकनीक क्षमता, बुलेट ट्रेन उन्हीं का देना है, हम लोग के यहाँ आने वाला है। चलिए आगे। पृथ्वी की जुड़वा बहन भोरे शाम का कौन? मारिए ना, शुक्र का है भाई। तो आकार में प्लस संरचना में लगभग लगभग पृथ्वी के समान ही है, इसलिए इसको जुड़वा बहन कहा जाता है। चलिए आगे। विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील, रूस, ठीक ना, मारिए इसको। चलिए, ये तो एक लाइन में है कि भाई बस मारते जाइए। चलिए, अति गहरी महासागरीय द्रोण यानी गर्त, ट्रेंच, गर्त, ठीक ना, कहाँ पर? रिंग ऑफ फायर, प्रशांत महासागर, ठीक ना। रिंग ऑफ फायर में सबसे गहरा जो है ना मरियाना ट्रेंच, कहाँ? प्रशांत महासागर में ही है। लगभग कितना मरियाना ट्रेंच का गहराई? 11,000 मीटर, याद रखिएगा। अब फीट में जरा बदल के आप लोग कमेंट में बताइएगा हमें, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न देशों में से किस देश में एक में पहली बार उच्च उपज किस्म बीज विकसित किए गए थे? मैक्सिको में। ये आंसर सीधा मारने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन। एक नागरिक के मूल कर्तव्यों में निम्न में से कौन सा कर्तव्य सम्मिलित नहीं है? ठीक है ना। तो देखिए, पर्यावरण की रक्षा करना ये आपका मौलिक कर्तव्य है, ठीक है। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन से प्रेरित और उनके आदर्श को सजाए रखिए, उनका पालन करिए, ये भी सही है। अस्पृश्यता नहीं भाई, ये नहीं, ठीक है ना। तो यही आंसर हो जाएगा, कारण कर रहा है नहीं है। देखिए यहाँ मूल कर्तव्य नहीं है तो अस्पृश्यता नहीं है। टोटल मूल कर्तव्य कितना है अभी वर्तमान में? 11 को। और ये मूल कर्तव्य कब लाया गया था बताएंगे? स्वर्ण सिंह समिति 1976 में क्या दिया था? 10 गो दिए थे, ठीक है ना, मूल कर्तव्य। 2002 में 86वां संशोधन में 11वां जोड़ा गया था। अच्छा, 11वां क्या था भाई बताएंगे? 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को स्कूल भेजना अभिभावक यानी माता पिता का कर्तव्य है। ये हमारा मूल कर्तव्य है। मूल कर्तव्य हमारे संविधान में कहाँ है बताएंगे? 51 ए, ये तो अनुच्छेद हो गया, भाग जरा बता दीजिए। 4A, ठीक ना, 4A भाग में। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उसे समवर्ती सूची में हस्तांतरित कर दिया गया, मिनी संशोधन, ठीक है ना, मिनी संविधान 42वां संशोधन में, ठीक है ना, ये डाल दिया गया। चलिए आगे बढ़िए। राज्य के नीति निर्देशक तत्व सिद्धांतों में निम्न में से किसके बारे में संविधान शांत है? ठीक है ना, याद रखिएगा, प्रौढ़ शिक्षा। एकदम आंख मुन के मारिए इसमें, ठीक ना। राज्य का नीति निर्देशक तत्व भाग 4, अभी 4(1) चर्चा हुआ ना, ये भाग कितना हो जाएगा? 4। कहाँ से कहाँ? अनुच्छेद 36 से, यानी मौलिक ये आपका मूल अधिकार से आगे 51 तक, ठीक है ना। चलिए आगे। डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे? इनको मिला करके 7 थे, तो अन्य सदस्य की संख्या 6। चलिए आगे बढ़िए। 2 लोग इंटरचेंज हुए थे, डेथ कर गए थे। विधायी शक्तियों का केंद्र तथा राज्यों के मध्य वितरण संविधान के निम्न अनुसूचियों में से आता है, ठीक है ना। तो भैया ये 7वीं है, सरकारिया समिति के तहत, ठीक ना, भाग 7 में सरकारिया समिति के सिफारिश पर। सरकारिया समिति ये था पहले से, मतलब सरकारिया समिति, और उसको सुचारू ढंग से किए, ठीक ना। आगे सवाल है, भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या। तो देखिए ये क्वेश्चन जो है ना थोड़ा पुराना है, कारण कि एक हम ऑप्शन बना देते हैं 25, ठीक ना। आंध्र प्रदेश वाला 25वां, जो 1 जनवरी 2019 से कार्यरत है, ठीक ना। ध्यान दीजिएगा, 25 गो उच्च न्यायालय है, ठीक।
अभी देखिए पटना उच्च न्यायालय में 47वां मुख्य न्यायाधीश मिले हैं। 47वां संगम कुमार साहू, याद रखिएगा। चलिए आगे। निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनात्मक विधायिका नहीं है? उत्तर प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में नहीं है, तो बी आंसर हो जाएगा। टोटल कई गो राज्य में है द्विसदन, यानी विधानसभा और विधान परिषद? 6 गो में। कौन कौन? याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक और 2 गो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ठीक है ना? जम्मू कश्मीर था लेकिन तो 70 आया तो उसके बाद से हट गया, उसमें 6 गो। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। भारत में राजनीतिक व्यवस्था के विशिष्ट लक्षण, ठीक है ना, ये विशिष्ट लक्षण का बात कर रहा है। ठीक है, कौन सा है? तो जरा सा एक बार इसको क्वेश्चन को और हम सेट कर लेते हैं ताकि ये आपको समझ में आएगा। ठीक ना? राजनीतिक व्यवस्था का विशिष्ट लक्षण, ये लोकतांत्रिक गणतंत्र है। ठीक है। सर्वोच्च सत्ता भारतीय जनता निहित, ठीक है। सर्वोच्च संसदात्मक रूप की सरकार है। एकीकृत शक्ति का प्रावधान करती है। यानी सब सही है, डी मारिए। 1 2 3 4 टोटल। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक तृतीय क्रियाकलाप है? तृतीय यानी टर्शियरी सेक्टर का। तो वानिकी प्रथम, विनिर्माण सेकंड, कृषि फर्स्ट, विपणन मार्केटिंग वाला तृतीय हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे। भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते का निर्धारण का आधार है वही सीपीआई, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। देखिए इसका आधार वर्ष ना 2012 है, जो 15 से चल रहा है, 2015 से लागू है। अब इस आधार वर्ष को 2024 किया जाएगा। ठीक है, जो 26-27 यानी 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा, याद रखिएगा। ठीक ना? बी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नोट निर्गमन विभाग को न्यूनतम कितने मूल्य का स्वर्ण अपने स्टॉक में हमेशा रखना पड़ता है? तो देखिए जो नोट निर्गमन पत्ती है ना, वो है MRS, मिनिमम रिजर्व सिस्टम, यानी न्यूनतम आरक्षी प्रणाली। इसमें ना क्या होता है, नियम है कि 200 करोड़ में से 115 करोड़ का जो है वो आपको सोना जो है रखना होता है, 115 करोड़ का। आंसर यही हो जाएगा। अब 85 करोड़ का विदेशी मुद्रा, ठीक ना, फॉरेन करेंसी एक्सचेंज, अर्थात इसका बी हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये जो आपका एक आरबीआई जो रुपया छापता है, ठीक ना, उसमें आरबीआई जो एक्ट है उसका लिख दे क्या? हाँ, आरबीआई एक्ट का सेक्शन 22 के तहत रुपया छापेगा, लेकिन कौन सा? 1 रुपया का नोट और सिक्का छोड़ के। ठीक है ना, याद रखिएगा। ये भारत सरकार डायरेक्ट आरबीआई एक्ट 1934 के सेक्शन 22 के तहत, ठीक है, रुपया छापती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्मार्ट मनी, भाई स्मार्ट मनी आजकल क्या है? क्रेडिट कार्ड रखने वाला आदमी को ना हम लोग कहते हैं स्मार्ट मनी है बहुत। चलिए आगे बढ़ते हैं। विभेदीकृत ब्याज योजना का उद्देश्य रियायती दर पर तो समाज के कमजोर वर्गों के लिए जो है उपाय किया गया था, ठीक ना, कि इन लोगों को 4% पर, ठीक है ना, इंटरेस्ट पर ऋण उपलब्ध कराया जाए ताकि वो भी अपना आगे आर्थिक विकास कर सके। चलिए आगे। भारत में प्रथम उद्योग तो हो जाएगा कुटीर में हथकरघा हुआ, हथकरघा से क्या आया? सूती वस्त्र ऑप्शन में नहीं, सूती वस्त्र, ठीक ना। पहला कपड़ा मिल कहाँ हुआ? 1854 में, उस समय का बॉम्बे, आज का मुंबई में, ठीक ना, पहला कपड़ा मिल। चलिए आगे। आरबीआई के खुले बाजार का संचालन, ओपन मार्केट ऑपरेशन, OMO से आशय है, देखिए जब ज़्यादा महंगाई बढ़ जाए तो आकर के महंगाई शॉक करता है, ठीक ना, तो यहाँ पर शेयर का क्रय विक्रय आंसर हो जाएगा, ठीक ना। 67 का ए हो जाएगा हमारा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। करें 2000 सेल्सियस ताप नापने हेतु थर्मामीटर
भैया 2000 है तब तो फिर आपको रेडिएशन वाला ही यूज करना पड़ेगा, सकल रेडिएशन थर्मामीटर, ठीक ना। 68 का ए मानिए, इसका आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। कच्चे फल को पकाने के लिए जिस गैस का प्रयोग होता है वह है एसिटिलीन या एथिलीन, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे। निम्नलिखित में से कौन एक जीवाणु जनित यानी बैक्टीरिया से है, तो टेटनस बैक्टीरिया से होता है, ठीक ना, याद रखिएगा। टेटनस जैसे हैजा हो गया, आपका टीबी हो गया, टाइफाइड हो गया, गोनोरिया हो गया, निमोनिया हो गया, इकोलाई हो गया, सिफिलिस हो गया, ये सब क्या है, बैक्टीरिया से होता है, ठीक ना। चलिए आगे। निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे छोटी कान वाला, मिडिल कान में जो रहता है, स्टेपिज, ठीक ना। चलिए आगे। निम्नलिखित में से कौन एक मछली है, समुद्री खीरा, गाय, घोड़ा। समुद्री घोड़ा जो है ये क्या है हमारा, एक मछली है, ठीक, झिंगवा। चलिए आगे बढ़िए। मानव मूत्र का पीला रंग एक वर्णक के कारण होता है, यूरोक्रोम कहते हैं उसको। ये कहाँ से, ये कैसे प्राप्त होता है मालूम है, हेमोग्लोबिन जब ब्रेक होता है ना, अपघटन होता है, तो वहीं से वो हेमोग्लोबिन तो लाल हो जाता है, ठीक ना, ये जो है हल्का पीला होकर निकलता है, ठीक ना, इसीलिए पेशाब का रंग हमारा मानव मूत्र का पीला होता है। चलिए पिगमेंट है ये। एम्फीसीमा एक व्याधि है, यानी एक तरह का बीमारी है जो पर्यावरणीय प्रदूषण, ठीक है ना, द्वारा होती है, और इससे प्रभावित अंग तो भाई फेफड़ा ही ना है, नहीं है कि क्या रखा है सिगार में, कुछ दिन गुजारिए एनसीआर में। चलिए आगे। जेनिको प्रौद्योगिकी, देखिए जेनिको यानी जेनेटिक, अनुवांशिकी रोग का पूर्व सूचना का एक तकनीक हो गया। 75, देखिए ऐसे क्वेश्चन कुछ कुछ ना डायरेक्ट क्वेश्चन में ही आंसर आ जाता है, ठीक ना। चलिए आगे बढ़े। 2,4-D, ध्यान दीजिएगा। 2,4-D तो खेत में नहीं, हम लोग खरपतवार ज़्यादा हो जाता है तो उसको मारने के लिए प्रयोग करते हैं। अच्छा, जहाँ कोई खेत ये ऐसे ही खरपतवार ज़्यादा हो गया तो खत्म करना है, 2,4-D घोर उसको मार दे, हो जाएगा, ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, श्री हरिकोटा, आंध्र प्रदेश, ठीक ना। चलिए इसके बारे में तो बहुत हम लोग जानते हैं। निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने भौतिकी के साथ साथ भौतिकी और जीव विज्ञान दोनों विषयों में अनुसंधान किया, ठीक है, जगदीश चंद्र बोस। चलिए नेक्स्ट। किसने कहा था डोडो की भांति साम्राज्यवाद दिवंगत हो चुका है, कहाँ गया, विंस्टन चर्चिल। ये दूसरे विश्व युद्ध के दौरान ही कहा था, ठीक ना, कि डोडो की भांति साम्राज्यवाद दिवंगत हो चुका है, इसको फील हो गया था, मामला अब हाथ निकल रहा है। चलिए आगे बढ़ा जाए। वृद्धावस्था एवं काल प्रभावन के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विद्या को कहते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसके क्या है, जेरोंटोलॉजी, जिसको हम लोग कहते हैं वृद्धावस्था विज्ञान, ठीक है, बी। आगे बढ़िए। चलिए एक सूची वाला क्वेश्चन आ गया है, ठीक ना, ध्यान दीजिएगा इस पे। कड़ा सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित कीजिए, ठीक ना। तो देखिए क्यूसेक, सबसे पहला चीज, क्यूसेक क्या करता है, नहीं हम लोग कहते हैं इतना क्यूसेक पानी छोड़ दिया, उतना क्यूसेक पानी छोड़ दिया, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, प्रवाह का दर हो जाएगा। रिक्टर स्केल, इतना रिक्टर स्केल का भूकंप आया, ठीक है ना, इतना बार का दाब आया, ठीक है ना, इतना बाइट कंप्यूटर है। अब सजा लीजिए, A3 B4 ठीक है ना, उसके बाद C2 और D1, यही हो गया ना, बी वाला ऑप्शन मार दीजिए, हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कल्लपक्कम में फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर, अच्छा, निम्नलिखित में से कौन शीतलक के रूप में, तो कहाँ गया, गलित सोडियम का प्रयोग किया जाता है शीतलक के रूप में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। कृत्रिम प्रकाश, भाई कृत्रिम प्रकाश क्या है, प्रकाश संश्लेषण का कारण हो सकता है, सी, सीधा मारिए, आगे बढ़िए,
इसमें कुछ नहीं है। एक लोहे की गेंद को गर्म किया जाए तो सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि होगी उसके, ठीक है ना। भैया सबसे पहले जो गर्म होगा तो पूरा आयतन ना बढ़ेगा, खाली व्यास थोड़ी बढ़ेगा, तो सी हो जाएगा। आगे, यदि किसी चुंबक को बराबर लंबाई के 2 टुकड़ों में काट दिया जाए तो, अरे कितने टुकड़े में काटेंगे, गुणवा तो इतने रहेगा ना, एक ही तरह का कार्य करेगा। ठीक है, चलिए आज इतना ही क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करते रहिए। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का।